54 जन्म और खुशी। जीवन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के एक वार्ड में एक औरत की दर्द से चीख उस पूरे कॉरिडोर में गूंज रही होती है। वहीं उस वार्ड के बाहर एक 5 साल का बच्चा बेंच पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है, वो बस लगातार नीचे फर्श को ही अपनी हल्की लाल आंखों से देखे जा रहा होता है। तो वही एक औरत और एक आदमी उस वार्ड के बाहर खड़े होते हैं। वो औरत उस आदमी के हाथों को मजबूती से पकड़ी होती है, उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जा रहे होते हैं। वही वो आदमी उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है। तभी उस पूरे कॉरिडोर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उसी के साथ औरत की दर्द से चीखें उस जगह शांत हो जाती है। बच्चे की आवाज़ सुनकर वही खड़ी औरत एक गहरी सांस लेती है। उसके चेहरे पर जो परेशानी के भाव पहले होते हैं उसकी जगह अब वहाँ पर एक हल्की और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही बेंच पर बैठा लड़का अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है। तभी उस वार्ड का डोर खोलता है और एक लेडी डॉक्टर बाहर आती है। उन्हें बाहर आता देख खड़ी औरत उनके पास आकर कहती है, डॉक्टर क्या सब ठीक है? वो लेडी और उसका बच्चा ठीक तो है ना? सामने खड़ी डॉक्टर उस औरत की जल्दबाजी देखकर मुस्कुराते हुए शांति से कहती है, रिलैक्स मिसेस सिंघानिया, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना जिस हालत में आप उस लेडी को लेकर आई थी उसे देखकर लग रहा था कि माया बच्चे में से कोई एक ही बच पाता। तभी उस औरत के साथ खड़े आदमी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर वैसे लड़की आई है या लड़का? वो डॉक्टर कुछ बोलती उससे पहले वो बच्चा उनके पास आकर शांति से बोलता है, वो लड़की है डैडा। उसका पापा उसे अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं, और ये आपको कैसे पता कि वो लड़की है? वो बच्चा शांति से कहता है, क्योंकि लड़कियां हमेशा रोती है। तो उस बच्चे की माँ उस बच्चे के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती है, ऐसा नहीं है बच्चे, जब आप आए थे ना तब आप भी बिल्कुल ऐसे ही रो रहे थे। वो बच्चा कहता है, ऐसा नहीं है मम्मा। उसकी माँ कुछ नहीं बोलती है, बस अपना सर हिला देता है। तभी वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे आप कुछ भी कहे पर आपके बेटे ने बिल्कुल सही ही कहा है। वो आदमी नासमझी में कहता है, मतलब ये कि उस लेडी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, बस उन्हें हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद उस औरत को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो तीनों भी उस लेडी से मिलने चले जाते हैं। अब तक उस लेडी को होश नहीं आया होता है। ये देख वो बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बेड के साइड में रखा झूला हल्का सा हिलता हुआ दिखता है, जिसे देख वो मुस्कुरा देते हैं और झूले के पास चले जाते हैं जिसमें एक प्यारी सी बच्ची सो रही होती है। शायद वो हल्का सा कसमसाई होगी जिसकी वजह से वो झूला हल्का सा हिल गया होगा। वो औरत झूले पर थोड़ा झुकती है और बच्ची के गालों को छूते हुए अपने पति से कहती है, ये कितनी प्यारी है ना शंशाक? जिस पर शंशाक भी मुस्कुराते हुए बच्ची को देखते हुए कहता है, हाँ ये सच में बहुत प्यारी है। प्या, क्या तुम इसे गोद में उठाकर मुझे दोगी? मेरा मन कर रहा है इसे अपनी गोद में लेने का। शंशाक की बात सुनकर प्या मुस्कुरा देती और कहती है, हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले आप अपने हाथों को धोकर आइए। छोटे बच्चों को ऐसे पकड़े से रेसेस हो जाते हैं, मैंने तो पहले ही हेड वॉश कर लिया था। पिया की बात पर शंशाक कहता है, मैंने हेड वॉश कर लिया है हुजूरे आला। उसकी बात पर पिया हंस देती है और बच्ची को झूले से अपनी गोद में ले लेती है। वहीं उनके पास खड़ा वो छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं, वो जो जब से उस वार्ड में आया था तब से उसकी नज़र सो रही बच्ची पर होती है, जो इस वक्त उसके पापा की गोद में सो रही होती है। और उसके पापा और माँ दोनों उस बच्ची को देख खुश होते हैं। तभी वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मुझे चाहिए। पिया उस बच्चे की तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, अंडस्को क्या बच्चा? वो बच्चा अपने पापा की गोद में सो रही बच्ची की तरफ इशारा करता है तो उसकी मम्मा उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आप इसे संभाल लोगे? हाँ मैं इसे अच्छे से संभाल लूँगा। वो फुल कॉन्फिडेंस से कहता है तो उसकी माँ भी कुछ नहीं कहती है और आराम से शंशाक की गोद से बच्ची को लेकर उस बच्चे की गोद में देती है। वो बच्चा उस छोटी से बच्ची को आराम से अपनी गोद में लिए बस एक टक निहार रहा होता है, जो सोते हुए कितनी मासूम और हद से ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो बच्ची हल्का सा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उस बच्ची की हल्की बुरी आंखें उस बच्चे की बुरी आंखों से जा मिलती है। वो बच्ची एक बार अपनी घनी पलकें झपकाती है और वापस से सो जाती है। ये देख वो बच्चा हल्का सा मुस्कुरा देता है और ये उसके माँ पापा ने भी देखा होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो सीधा उस बच्चे के पास आती है और उस बच्ची को लेने लगती है। वो नर्स उस प्यारी सी बच्ची को छू भी पाती उससे पहले ही उसके कदम खुद ही पीछे चले जाते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि सामने वो 5 साल का बच्चा उस नर्स को बुरी तरह से घुरे जा रहा होता है। उसकी आंखें खुद ही लाल होने लगी होती है, उसका शरीर खुद ही आग की तरह तपने लगा होता है। अचानक ही उस पूरे रूम में खुद ही तपीस ने जगह बना लिया होता है, उस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगा होता है। तभी उस बच्चे की माँ उसे छूते हुए बोलती है, बच्चा उद्धरण चिन्ह। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उनका हाथ अपने बच्चे को छूने की वजह से जलने लगता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लेती है। प्या अपने पति को कुछ इशारा करती है जिसे समझ शंशाक जल्दी से अपने बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोलता है, बच्चा शांत, काम डाउन, रिलैक्स, ये हॉस्पिटल है, उसे चोट लग सकती है। वीर शांत। हाँ वीर जो बस उस नस को ही घुरे जा रहा होता है वो अपने
पापा की बात सुनकर उस नर्स से अपनी नज़र हटाकर अपनी गोद में सोई बच्ची को देखता है जो उसके गोद में बड़े आराम से सो रही होती है। वीर बच्ची को देख अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आंखें भी पहले की तरह बुरी दिखाई दे रही होती है। वही उसके माँ पापा ये देख हैरान होते हैं कि वो छोटी सी बच्ची कैसे वीर की गोद में अभी तक आराम से सोई है, कैसे उसे कुछ हुआ नहीं। वही शंशाक पिया के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। कुछ पल में वो अपनी आंखें खोलता है तो पिया उसे देख मुस्कुरा देती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। शंशाक उसे साइड हग कर लेता है। तभी उनके कानों में उस नर्स की आवाज़ आती है जो वीर को देखते हुए कहती है, देखिए मुझे बच्चे की कपड़े बदलने होंगे। पिया कुछ बोलती उससे पहले ही वीर बच्ची को निहारते हुए शांति से केवल 2 शब्द कहता है, मैं करूँगा। वो नर्स ज़्यादा कुछ नहीं कहती है, बस अपने हाथों में पकड़े कपड़े को बेड पर रख जल्दी से वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे वहाँ रुकने में भी डर लग रहा होता है। केवल 5 साल के बच्चे का इतना खतरनाक ऑरा देख वो वहाँ कुछ पल और नहीं रुक सकती थी। वही वीर की माँ उसके पास आकर बोलती है, बच्चा आप सच में कर लोगे? वीर हाँ में सर हिला देता है और अपनी माँ से प्यार से कहता है, अंडरस्को मम्मा आप बताओ और मैं इसके कपड़े पहना दूंगा। उसकी माँ हाँ हिल देती है और वीर बच्ची को आराम से बेड पर उसकी माँ के बगल में लिटा देता है और उसकी माँ वीर को बच्ची के कपड़े पहनने के तरीके को बताने लगती है। वही वीर भी बच्ची को वैसे ही पहनाने लगता है। वो अपने मन में कहता है, अब से तुम मेरी हो और हमेशा मेरी बनकर रहना होगा तुम्हें। इस वीर सूर्यवंशी की समझी। तभी वो बच्ची भी नींद में कसमसाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलती है और एक बार फिर से उस नन्ही सी जान की नज़र अपने सामने खड़े प्यारे से बच्चे की आंखों से जा मिलती है जो इस वक्त बिल्कुल शांत होता है। वही वीर बच्ची को अच्छे से उस वाइट कलर के सॉफ्ट से कपड़े से कवर कर देता है। तभी उसकी नज़र बच्ची के गले के राइट साइड पर बने निशान पर जाती है जिसे देख उसकी उंगलियां खुद ही उस निशान को देखने के लिए उसके गले पर चले जाते हैं। वीर कपड़े को हल्का सा साइड करता है जिससे वो निशान पूरी तरह से दिखाई दे, क्योंकि वो आधा निशान कपड़े में ढक गया होता है। वीर उंगली ने निशान को जैसे ही छुआ वो निशान हल्के से चमकने लगा। वीर की आंखें बंद हो जाती है और अचानक से ही वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके अंदर कुछ हो रहा है और ये क्या था खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी पिया वीर के कंधे पर हाथ रख बोलती है, लगता है आप इसे अच्छे लगे, तभी तो देखो कैसे आपको देख मुस्कुरा रही है। हाँ अले अले। पिया बच्ची को देख खिलाने लगती है। वही वीर अपनी माँ की बात सुनकर अपनी आंखें खोलता है और बच्ची को देखता है जिसे देख वो मुस्कुरा देता है। वीर वो निशान पूरा देख पाता उससे पहले बच्ची की माँ को होश आ जाता है और वो अपनी बच्ची को देखते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर एक सूखन और प्यारी सी मुस्कान होती है। वो अपनी बच्ची को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगती है लेकिन वीर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख वो तीनों हैरान हो जाते हैं। वही उस बच्ची की माँ वीर को उलझ में देख रही होती है। तभी वीर की माँ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यारे से कहती है, बच्चा अब बेबी की मम्मा होश आ गया है ना, तो आप उसे उसकी मम्मा को दे दो ताकि वो बेबी को दूध पिला सके। हाँ वो भूखी होगी ना। वीर अपनी मम्मा को देखता है जो हाँ में हिलकर वीर को इशारा करती है। वीर भी हाँ में हिला देता है और बच्ची को निहारते हुए उसके माथे पर एक सॉफ्ट किस करता है और उसे उसकी मम्मा की गोद में दे देता है। वही बच्ची की माँ अपनी बच्ची के चेहरे को प्यार से चूम लेती है। वो अपनी बच्ची को देखते हुए कहती है, मेरी सबसे छोटी गुड़िया। ये बोल वो एक बार और प्यारे भरे स्पर्श से अपनी बच्ची के सर को चुम लेती है। तभी उस रूम का डोर एक बार फिर खुलता है और एक 35 साल के आसपास एक आदमी जल्दी से रूम आता है। उसे देखकर पता चल रहा होता है कि वो कितनी हड़बड़ी में यहाँ पर आया है। उसके चेहरे पर पसीने ये बता रही थी। वो सीधा बेड पर बैठी लेडी के पास आते हुए फिक्र भरे लहजे में कहता है, दिशा मेरी जान, जान निकाल दी थी मेरी तुमने। वो जाकर सीधा दिशा को गले लगाने वाले होता है कि दिशा उसे इशारे से रोक लेती है। उसका इशारा समझ वो रुक जाता है और दिशा की गोद में अपनी प्यारी सी बच्ची को देखता है जो शांति से अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर अपने पापा को देख रही होती है। दिशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ आकाश और हमारी बच्ची भी। अपनी बच्ची को अपने सामने देख आकाश की आंखें नम हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए दिशा के माथे को चुम लेता है और फिर अपनी नन्ही सी जान के माथे को वो दिशा के चेहरे पर हाथ रख हल्के डांटते हुए कहता है, ठीक हो ना, मैंने कहा था ना अकेले बाहर मत जाना, फिर भी तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हो। अगर आज तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। हाँ शांत आकाश शांत, मैं और आपकी बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है, देखिए आपके सामने है। दिशा की बात सुनकर आकाश कुछ नहीं कहता है। वो अपनी बच्ची को दिशा की गोद में ले लेता है। अभी तक उसका ध्यान पिया शंशाक या वीर पर नहीं गया होता है। वही पिया शंशाक के हाथ को साइड से पकड़कर उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहती है, ये दोनों भी हमारी तरह हैं ना, एकदम क्यूट से कपल। शंशाक पिया के बालों पर किस कर कहता है, अंडरस्को हाँ। वही आकाश अपनी बच्ची को खिलाते हुए दिशा से कहता है, तुम यहाँ कैसे आए। दिशा अपने सामने खड़े पिया और शंशाक को देखते हुए कहती है, मैं सामने के गार्डन से वापस आ रही थी, इतने में मुझे दर्द शुरू होना हो गया था। मैं वही जमीन पर बैठ गई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। उसी वक्त इन लोगों की कार वहीं से जा रही थी, तब इनकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो इन्होंने मुझे यहाँ पर ले आए।
दिशा की बात सुनकर आकाश ने दिशा को अपने सीने में छुपा लिया होता है। वो उसे डांटते हुए कहता है, कितनी लापरवाह हो तुम, खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना है ना तुम्हें। दिशा उसकी बात को इग्नोर कर बोलती है, वैसे सिया और सवी कहाँ है। आकाश अलग होकर, वो दोनों दाई माँ के पास है, बहुत मुश्किल से मानी है दोनों। फिर आकाश बच्ची को दिशा को वापस देकर शंशाक और पिया के पास आकर कहता है, अंडस्को, आज आप लोगों ने मेरी पत्नी और बच्ची की नहीं मेरी जान बचाई है। आप लोगों का मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। थैंक यू सो मच। ये बोलते हुए वो हाथ जोड़ लेता है, जिस पर शंशाक उसका हाथ नीचे करते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप, हाथ मत जोड़िए, ये तो हमारा फर्ज था, और वैसे भी किसकी जान किसे बचानी है ये तो स्वयं महादेव ही तय करते हैं, हम तो बस उनके हिसाब से चलते हैं, बाकी तो महादेव ही जानते हैं कब किसे और कहाँ पहुँचना है। शंशाक की बात सुनकर आकाश हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। मैं अपनी दिशा बहुत प्यार करता हूँ, अगर इसे कुछ, रुककर दिशा की तरफ देखते हुए सोचकर भी डर लगता है कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। शंशाक पिया की तरफ देखते हुए कहता है, अंडस्को, ये तो सही कही है आपने, मेरी पिया मेरी जान है, बहुत प्यार करता हूँ इससे, पर इसकी हरकतें हैं कि डर लगता है कभी कभी। ये बोल वो पिया के बालों पर किस कर लेता है। वही आकाश भी दिशा के माथे को प्यार से चुम लेता है। वही वीर अपना सर हिला देता है। वो थोड़े कोल्ड वॉइस में कहता है, आप बड़ों को मेरे और फैरी के सामने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वो बच्ची को देखते हुए कहता है तो सभी वीर को देख हंस देते हैं। वही पिया उन दोनों को देखते हुए कहती है, अच्छा अब हमें चलना चाहिए। चले बच्चा। वो वीर का हाथ पकड़ बोलती है तो वो अपनी मम्मा से कहता है, 1 मिनट मम्मा। ये बोल वो हाथ छुड़ाकर अपनी फैरी के पास जाता है। दिशा की गोद से अपनी फैरी को लेकर उसके माथे पर किस करते हुए अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। चटू ब्लास्ट और मायावी। वीर उस नन्ही परी के माथे पर किस कर लेता है। वही उस बच्ची की आंखों से आंसू आ जाते हैं जो वीर के हाथ पर आ जाते हैं। वो बच्ची रो नहीं रही थी। वीर उसको दिशा को देता है और वहां से अपनी मम्मा पापा के साथ चला जाता है। वही दिशा भी अब बच्ची को दूध पिलाने लगती है। वही दूसरी तरफ आसमान में एक औरत जो दिखने में तो सुंदर थी, वो हवा में उड़ रही होती है। उसके हाथ आगे पीछे होते हैं, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं, कुछ उसके चेहरे पर आ रहे होते हैं जिन्हें वो बड़ी नजाकत से अपनी उंगलियों से हटा रही होती है। उसने एक लाल और काले रंग का धोती मिक्स साड़ी पैटर्न में कपड़ा पहना होता है। उसके पीछे का हिस्सा भी हवा में लहा रहा होता है। ब्लाउज उसका स्लीवलेस होता है, बस एक बारीक पतली सी पट्टी होती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मिस्टीरियस स्माइल होती है। हाथों में सिल्वर कलर की चूड़ी और कंगन, गले में बड़ी सी माला जो उसके सीने से नीचे झूल रही होती है। नाक में नोजपिन, कानों में सिल्वर कलर के ईयररिंग्स होते हैं। वो कुछ सोचते हुए नीचे देख रही होती है। वो कहती है, अंडस्को, हाय बेचारे ये छोटे छोटे इंसान बस कुछ वक्त के लिए अपनी चैन की सांसें ले रहे हैं, पर क्या फ़ायदा, ये उन कुछ वक्त के बाद मेरे लिए अपनी सांसें लेंगे, बल्कि इनकी ज़िंदगी ही मेरी होगी। गुलाम होगे तुम सब मेरे, बस गुलाम, और मैं राज करूँगी तुम सब पर। गले पर हाथ रख, कसम से मुझे ये सब करने में ज़रा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है। आखिर हूँ तो मैं मायावी ही ना, और माया करना तो मेरा सबसे पसंदीदा काम है। ये बोल वो किसी चुड़ैल की तरह हंसने लगती है और हंसते हुए वो अपनी एक उंगली नीचे करती है और उसके ऐसे करते ही एक लाल रंग रोशनी कुछ नीचे जाती है। नीचे दो लोग दिखने अच्छे खासे दोस्त लग रहे होते हैं। वो अचानक है लड़ने लग जाते हैं और ये सब उप हवा में बैठी मायावी देख जोर जोर से हंस रही होती है। वहीं नीचे वो दोनों आदमी अब एक दूसरे को मारने लग गए होते हैं। आसपास के लोग उन्हें रोने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो। वही मायावी अपने लंबे बालों को अपने हाथों से नजाकत से सहला रही होती है और नीचे उन दोनों को देख हंस रही होती है। तभी कोई अचानक आकर उस पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती है और तीनों सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं। मायावी मूव के बल नीचे गिरती है और उसके ऊपर वो दोनों आ गिरती है, जिसकी वजह से मायावी उनके नीचे दबी होती है। तभी उन दोनों में से एक इधर उधर देखते हुए दूसरे से कहती है, अरे ये मायावी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो मर तो नहीं गई। जिस पर वो दूसरी सोचते हुए कहती है, अंडरस्को, पर ऐसे कैसे हो सकता है, वो बस इतने ऊपर से गिरने की वजह से कैसे मर सकती है, जबकि हम तो अभी तक जिंदा है। दूसरी की बात सुनकर पहली उसके सर पर मारते हुए कहती है, अंडरस्को, चुप कर मूर्ख, तू मायावी को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, समझी। पहली की बात सुनकर दूसरी को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले मायावी गुस्से कहती है, अरे मूर्खों उठो मेरे ऊपर से। पहली इधर उधर देखते हुए कहती है, अंडरस्को, ये मायावी की आवाज़ तो आ रही है पर वो दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी भी इधर उधर देखते हुए कहती है, अंडरस्को, हाँ सही कहा तुमने, ये मायावी कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है। वही मायावी नीचे दबी उनकी बातें सुन रही होती है, जिसकी वजह उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो बेहद गुस्से से कहती है, अभी के अभी उठो मेरे ऊपर से, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे।
वो दोनों अपने नीचे दबी मायावी को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं और जल्दी उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। मायावी अपनी जगह से खड़ी होकर अपने बालों और हाथों को साफ करने लगती है। वो उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए अपनी एक उंगली उनकी तरफ करती है, जिससे कोई तेज लाल रंग की रोशनी उन दोनों के सामने जाती है, लेकिन वो रोशनी उनको छू पाती वो दोनों जल्दी से झुक जाते हैं और वो रोशनी आगे चली जाती है। वही मायावी गुस्से में कहती है, तुम दोनों मूर्खों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गिरने की। ये बोलते हुए वो दोनों को थप्पड़ जड़ देती है जो मायावी के सामने होती है। वो अपने गाल पर हाथ रख एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हुए कहती है, मायावी ये इसकी गलती थी। वो गुस्से से उन दोनों को अपनी लाल आंखों से घूरने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों डर से अपना थुक गटक लेती है। वही मायावी दोनों का चेहरा कसकर पकड़ते हुए गुस्से में कहती है, चुप, एकदम चुप, वरना बिना बात के ही तुम दोनों की ये जो जुबान है जो चल रही है उसे कच करके काट दूंगी, आई बात समझ में। ये बोल वो उन्हें झटके से छोड़ देती है। फिर वो खुद को साफ करते हुए दोनों से कहती है, पता चला कहाँ है वो। एक डरते हुए कहती है अंडरस्को मायावी वो अभी तक कुछ पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। वो बोल रही होती है कि इतने में मायावी उसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ देती है और अपने बालों को सहलाते हुए कहती है, पता नहीं है तो पता करो। दोनों को घूरते हुए, अब तक क्या कर रहे हो, बस मुफ्त की जादू करनी है मूर्खों को। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ जाकर ढूंढो उन्हें जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है अब, बस कुछ वक्त और फिर मेरी जान मेरे पास होगी। वो दोनों आगे बढ़ने लगती है, तभी मायावी उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है अंडरस्को, और याद रहे इस बार कोई गलती नहीं, और दोबारा मुझे अपनी ये काली वाली शक्ल तब तक मत दिखाना जब तक तुम मेरे प्रिय गुरुजी का पता ना बता दो, समझी। अब निकलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से कौवा बनकर आसमान में उड़ जाते हैं। उनके जाते ही मायावी एक गहरी सांस लेती है और जादूकर छोटा आईना लाकर खुद को देखने लगती है। मायावी खुद को देख हैरान हो जाती है। वो खुद को देखते हुए बोलती है, ये क्या हाल बना दिया है मेरा, उन दोनों मूर्खों को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे बाल, हाय मेरा खूबसूरत सा चेहरा, छी कितना गंदा लग रहा है, पहले खुद साफ करना होगा फिर उन दोनों को देखती हूँ। ये बोल वो अपने कलाई को हल्का ऊपर करती है और इसी के साथ को गायब हो जाती है। वही दूसरी तरफ वीर कार में चुपचाप बैठा होता है। वो कुछ सोच रहा होता है, तभी वो एकदम से अपनी माँ से कहता है, मम्मा वो मुझे चाहिए। प्या वीर को देखते हुए प्यार से कहती है अंडरस्को कौन, मेरा बच्चा। वीर आंख बंद कर अपनी नन्ही परी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हुए बोलता है अंडरस्को वो लिटिल गर्ल। प्या उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है, जिसने अभी भी अपनी आंखें बंद की होती है। प्या एक नज़र अपने पास कार ड्राइव कर रहे शंशाक को देखती है, फिर वीर से बहुत प्यार से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चा, वो अपनी मम्मा और फैमिली के पास है ना। जैसे आप अपनी मम्मा से दूर नहीं रह सकते हैं ना वो भी नहीं रह सकती है। नो मम्मा, वो मेरी है, वो मुझे बिलोंग करती है। जब वो मेरे पास थी तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे गर्मी नहीं लग रही थी जबकि मैं शांत था। वीर एकदम से अपनी आंखें खोल अपनी मम्मा से कहता है। उसकी बात सुनकर पिया और शंशाक उसे देखने लगते हैं। एक पल के लिए तो वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि वीर जो बोल रहा है वो कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर कुछ देर पहले उन्हें हॉस्पिटल का सीन याद आता है कि वीर की गोद में वो बच्ची कैसे आराम से सो रही थी। शंशाक वीर से सीरियस होते हुए बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं वीर। डैड मैं सच बोल रहा हूँ। डैड वो मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए, मुझे जाना है उसके पास। पर बच्चा, प्या बोल रही होती है कि शंशाक कुछ सोचते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखों से शांत रहने का इशारा करता है और कार वापस से हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। वही वीर एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर सिर से अपना सर टिका लेता है। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होते हैं, इसलिए जल्द ही वो वहां पहुंच चुके होते हैं। वो बस अभी कुछ ही दूर होते हैं हॉस्पिटल से कि उनको एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और इसी के साथ उनकी कार एक झटके में रुक जाती है। शंशाक ने पिया का हाथ पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से उसका सर सामने डेस्क बोर्ड पर लगते लगते बचा होता है। पिया की सांसें तेज हो गई होती है और उसका जो हाथ शंशाक ने पकड़ा होता है उसे वो और कसकर पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर डर होता है तो वही शंशाक सामने आग की लपटों में जल रहे हॉस्पिटल शॉक होकर देख रहा होता है। वही वीर जो इस जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोलता है, उसकी नज़र सीधे कुछ ही पल में आधा जल चुके हॉस्पिटल पर जाती है। वो शांत था, उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंख में कुछ था तो बस सामने जल रही आग। सामने का नज़ारा देख ही उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई होती है। जिस हॉस्पिटल को वो कुछ देर पहले छोड़ गए थे वो अचानक ही कुछ देर में ऐसी आगों की लपटों में जल रही है कि जहां जाना मतलब अपने मौत को दावत देना है। वो तीनों कार से बाहर आते हैं। शंशाक को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अचानक हुआ क्या, यहाँ वो जगह हर तरफ बस आग की लपटों में जल रही होती है। वो यही सोच रहा होता है, तभी वहां से एक आदमी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी जा रहा होता है। वो उस आदमी को पकड़ते हुए कहता है, अरे भाई साहब सुनिए, ये अचानक ये सब कैसे हुआ। वो आदमी शंशाक को देख हॉस्पिटल को देखते हुए कहता है, पता नहीं भाई साहब कहाँ से गैस सिलेंडर की गाड़ी में आग लग गई और फिर यहाँ पर मौत का तांडव मच गया। पता नहीं भगवान ने भी कैसी माया रची है अपनी, जो एक ही पल में सब खत्म कर देवा। जो बच गवा वो खुश नसीब वाले हैं, वरना तो आप देख ही रहे हो जो जीवनदायक होत हैं आज वही इन आगों की लपटों में जलकर खाक होती जा रही है। कोई ना ही बचा, सब खत्म हो गए।
वो आदमी शशांक से कहता है। वही वीर जो कार की दूसरी तरफ खड़ा होकर जलते हुए हॉस्पिटल को ही एकटक देख रहा होता है, वो उस आदमी की बात सुनकर अपनी आंखें और हाथों को कसकर बंद कर लेता है। वीर के गले में जो संतरे रकम का डायमंड का लॉकेट होता है उस पर हल्का दरार आ जाता है। तभी पिया शशांक का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए जोर से चिल्लाती है, शशांक। शशांक पिया के इस तरह खींचने से शशांक संभल नहीं पाता है और उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। शशांक जैसे ही अपनी जगह से हटता है वैसे ही उसकी जगह पर एक कार हवा में उड़कर जमीन पर आकर गिरती है जो जल रही होती है। पिया शशांक को देखते हुए उसके चेहरे पर हाथ रख घबराई हुई आवाज में कहती है, शशांक आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं ना? पिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ। हाँ। शशांक पिया को अपनी बाहों में भर लेता है। वो देख पा रहा होता है कि वो कितना डरी हुई है। वही वो आदमी शशांक से कहता है, अरे भैया जान बचानी है तो भागो यहाँ से, वरना पता नहीं कब किस पर बॉम्ब फट जाए, भागो भाई यहाँ से। ये बोल वो आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है। वही पिया भी डरते हुए शशांक से कहती है, शशांक हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ खतरा है। मैं वो शशांक पिया को शांत कराते हुए कहता है, पिया शांत, हम चल रहे हैं, हाँ तुम शांत हो जाओ। ये बोल वो उसे कार में बैठता है और वीर के पास आकर धीरे से कहता है, वीर अपने डैड की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ मुड़ता है तो शशांक उसकी आंखों में देख एक पल के लिए डर सा जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल आग की तरह जल रही होती है। वो ये देख और ज़्यादा शॉक होते हैं कि वीर के गले का लॉकेट पर दरार आ गया है। ये तो उसकी सुरक्षा के लिए था, तो फिर कैसे? उसकी आंखों की आग तो उससे भी ज़्यादा है। वो वीर को छूते उससे पहले ही वीर उससे कुछ कदम पीछे जाते हुए कहता है, नो डैड, अभी नहीं। बच्चा आप मम्मा को हार्ट कर सकते हो। वीर शांत हो जाओ। हाँ। वो उसके पास जाने की कोशिश करता है पर वीर उन्हें हाथ दिखा रोक देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नो डैड, मेरे पास मत आइए वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोल वो तुरंत जाकर कार के पीछे सीट पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी के साथ एक बार फिर से उस नन्ही परी का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझसे दूर? शशांक भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। वो कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पूरी तरह से जल चुका होता है। ये नामुमकिन था कि कोई बच जाए। आसपास की जगह भी किसी खड्डे से कम नहीं लग रही होती है। जो जगह कुछ देर पहले लोगों से चहल पहल रही थी वो इस वक्त लोगों की लाशों को दिखा रही होती है। चौथी लो आ गई मैं। 3 साल बाद एक खूबसूरत से घर में बच्चों की चहल पहल हो रही होती है। तभी एक 6 साल की बच्ची जिसने एक रैंड कलर का पटियाला सूट पहना होता है वो सीढ़ियों से नीचे दौड़ते हुए आ रही होती है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही होती है। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ उसे पुकारते हुए कहती है, सवी रुक जाना सवी, आहा पहले मुझे पकड़ो तभी रुकोगी। वो पीछे मुड़कर अपने दोनों छोटे छोटे अंगूठे दिखा सामने खड़ी लगभग उसी की उम्र की 6 साल की एक प्यारी सी बच्ची अपने कमर पर हाथ रख उसे मुंह बनाकर देख रही होती है। उसने भी एक सफ़ेद कलर का पटियाला सूट पहना होता है। वो नीचे आने लगती है। तभी एक औरत सवी के कान को पकड़ते हुए कहती है, पकड़ लिया, बदमाश कहीं की, क्यों अपनी जीजी को परेशान कर रही है? सवी अपनी जगह पर गुदने लगती है। वो कहती है, आहा मम्मा छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। जिस पर वो उसे छोड़ देती है और अपनी नीज पर उसके पास बैठ जाती है। तभी वहां सवी की बहन सिया आते हुए कहती है, मम्मा आप ना इसे अच्छे से डांटो, दिन ब दिन बहुत बदमाश होती जा रही है। वो सवी की शिकायत करते हुए अपनी मम्मा को उसके कारनामों के बारे में बता रही होती है। वही सवी उसे तो ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो अपने खुले बालों की कली को गोल गोल अपनी उंगली से घुमा रही होती है। तभी उसकी मम्मा एक गहरी सांस लेते हुए सवी से कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम दोनों जुड़वा हो। एक इतनी समझदार है तो दूसरी उतनी ही बदमाश। हाँ बस जीजी 1 मिनट से बड़ी है मुझसे। सवी सिया के पास आकर बोलती है। तभी पीछे से आकाश अपनी गोद में एक प्यारी सी 3 साल की बच्ची को लेकर आते हुए बोलते हैं, चले अब, हाँ अब हो गया, चलते हैं। दिशा सवी के बालों की एक छोटी बनाते हुए कहती है। आकाश अपनी गोद में बच्ची को लिए हुए हाँ में सर हिलाकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे ही वो तीनों भी घर से बाहर आ जाते हैं। जहां आकाश पहले ही कार में बैठे अपनी बच्ची के साथ खेल रहा होता है। वो तीनों भी आकर कार में बैठ जाते हैं। सवी और सिया पीछे की सीट में और आगे दिशा अपनी बच्ची को लेकर बैठ जाती है और इसी के साथ उनकी कार वहां से निकल जाती है। असल में वीर और उसकी फैमिली के हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही आकाश को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो भी तुरंत ही वहां से दिशा और अपनी बच्ची को लेकर निकल जाता है। 2 घंटे का रास्ता तय कर वो सभी एक खूबसूरत सी प्राचीन मंदिर पहुंचते हैं जहां पर लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ होती है। आसपास खूबसूरत से पेड़ पौधे और मंदिर के पीछे ही एक झरना होता है। मौसम भी ढका होता है। आज सूरज की रोशनी नहीं, हल्के काले बादल आसमान में छाए होते हैं। वो पांचों भी सीढ़ियों से मंदिर के अंदर जाते हैं जहां पर एक पुजारी शिव जी पूजा कर रहे होते हैं। तो वही सभी भक्त अपनी भक्ति में मगन होकर शिव जी की भक्ति में मगन होते हैं। वो सभी भी धीरे धीरे आगे आ जाते हैं। थोड़ी देर पूजा खत्म होती है और वो पुजारी जोर से कहते हैं, हर हर महादेव। उसी के साथ सभी भक्त शिव जी की जोर जोर से जयकारा लगाने लगते हैं। वो पुजारी अपने शिष्य को सभी को आरती दिखाने के लिए बोलते हैं। सभी आरती लेते हैं। तभी सिया और सभी दोनों दौड़कर उन पुजारी जी के पास जाते हुए कहती है, नाना जी
वो दोनों उनके पैर छूते हैं तो किशन जी आकाश के पापा खुशी से दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए, खुश रहो मेरी बच्चियों। तभी उनके पास आकाश और दिशा अपनी छोटी बच्ची को लेकर आते हैं। वो भी उनके पैर छूते हैं तो किशन जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तभी उन्हें अपने पैर पर किसी की छुबन महसूस होती है। वो नीचे देखते हैं तो उनकी छोटी सी गुड़िया उनके पैर छू रही होती है। वो उसे खुश होते हुए उसे अपने गोद में उठाते हुए कहते हैं, अले अले मेरी छोटी सी गुड़िया तो इतनी बड़ी हो गई है। ये बोल वो उसके माथे को चुम लेते हैं और उसके सर हाथ फेरते हैं कि उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। उनके चेहरे की खुशी एक पल में गायब हो जाती है। वो अपनी गोद में मुस्कुराते बैठी गुड़िया को देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें कुछ पल ही हुए होते हैं कि वो तुरंत झटके से अपनी आंख खोल अपनी गुड़िया को देखते हैं। उन्हें ऐसे परेशान देख दिशा कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे? वो बोल रही होती है कि किशन जी उन्हें कहते हैं अंडरस्कोप मेरे साथ आओ। ये कहते हुए वो मंदिर के गर्भगृह में ले जाते हैं और बच्ची को नीचे उतार महादेव के आगे हाथ जोड़ प्रणाम कर आकाश और दिशा से कहते हैं, सिया और सभी कोई मामूली लड़की नहीं है। ये आप क्या बोल रहे पिताजी? आकाश अपने पिता से आश्चर्य से कहता है। वही दिशा भी आश्चर्य से किशन जी को देख रही होती है। वो कुछ कहती उससे पहले किशन जी परेशान होते हुए कहते हैं, दोनों बच्चियों के बारे में मुझे पहले ही पता था। महादेव ने खुद उन्हें चुना, जिसके रक्षक सूर्यवंशी होते थे, पर इस बार खुद भोलेनाथ चुना है तीनों को। पर लेकिन पिताजी अभी तो ये बहुत छोटी है, तो फिर कैसे मेरी बच्चियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती है? और ऊपर से वो खतरा। नहीं, मैं अपनी बच्चियों को उस बुरी शक्ति के साया भी नहीं पने दूंगी। दिशा घबराते हुए कहती है, जिस पर किशन जी परेशानी के भाव लिए कहते हैं, सिया और सभी को कुछ नहीं होगा बेटा। जिस तरह महादेव ने इन्हें अपने विजय रत्न का रक्षक बनाया है, उसी तरह कोई इनका भी रक्षक है जो इनकी हिफाजत करेंगे। आकाश कुछ सोच कहता है अंडस्को, लेकिन पिताजी इनके पास तो शक्तियां ही नहीं है और मुझे तो ऐसा कुछ महसूस होता भी नहीं है। किशन जी अब भी कुछ सोच परेशान होते हैं। वो आकाश से कहते हैं, अंडस्को इन्हें इनकी शक्तियां मिल जाएगी। इनके 21वें जन्मदिन के दिन मिलेगी वो शक्ति, तब तक उस बुरी शक्ति से इनकी हिफाजत करना होगा। ये बोल वो चुप हो जाते हैं। वही आकाश अपने पिताजी को परेशान देख कहते हैं, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं? जब सब सही है तो फिर परेशान ना हो तो और क्या करूं मैं? आज मेरी गुड़िया सबको छोड़कर चले जाएगी, वो मर जाएगी। हे महादेव, ये कैसी लीला है आपकी? जिसे रक्षक बनाया उसे ही उसके 3रे जन्मदिन के दिन खुद के पास बुला रहे हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये सब बोलते हुए वो महादेव के सामने हाथ जोड़ खड़े हो अपने मन में कहते हैं, अपनी गुड़िया के जीने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। आज गुड़िया को 3 साल पूरा हुआ होता है। किशन जी कैसे दिशा और आकाश को बताए कि उनकी बच्ची का आज आखिरी दिन है, वो मरने वाली है। ये सब सोचते हुए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू छलक जाते हैं। तभी उन्हें आकाश की आवाज़ आती है, पिताजी। वो आंखें खोल खुद को संभालने की कोशिश करते हुए आकाश की तरफ मुड़ते हैं। वो कुछ बोलते तभी उनके पास उनका शिष्य दौड़ते हुए आता है। वो घबराते हुए कहता है, गुरुजी, बाहर वो सब तबाह कर रही है, लोग खुद ही खुद को मार रहे हैं। गुरुजी उसे शांत कराते हुए, अंडस्को कैलाश पहले शांत हो जाओ और बताओ कौन सब तबाह कर रही है। वही गुरुजी जिसे नहीं आना चाहिए था, लगता है उसे मालूम चल गया है कि विजय रत्न आज प्रकाशित होगा। कैलाश किशन जी से कहता है। उसकी बात सुनकर किशन जी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो दिशा और आकाश से कहते हैं, जाओ यहाँ से, तुम सब जाओ, और याद रहे तुम्हारी बच्चियां मामूली नहीं है, अब जाओ। पर पिताजी आप, अभी सवाल जवाब नहीं आकाश, अभी बच्चियों की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है, जाओ। किशन जी उन सभी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। वो सभी 5 शगन्हा से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि जोर से धमका होता है और इसी के साथ मंदिर सामने के 2 पिलर गिर जाते हैं, जिस वजह से आगे की छत भी कुछ गिर जाती है। धमाके की वजह से सिया और सभी का हाथ अपनी मम्मा के हाथ से छूट जाता है। मंदिर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनका साथ एक दूसरे से छूट जाता है। आकाश खुद के पैर पर गिरे पत्थर को हटाता है। उसके सर और हाथ पैर पर चोट आई होती है। वो धीरे से खड़ा होता है और दिशा के पास जाता है, उसे उठाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? हाँ आकाश बच्चे, वो उठते हुए कहती है तो आकाश उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, यही कही होगी, वो ठीक है। वो उन्हें मंदिर के अंदर ही आसपास ढूंढते हैं। साथ ही कुछ लोगों को जो होश में होते हैं उन्हें उठाते हैं। मंदिर की हालत खराब होती है, कुछ लोगों की जान भी जा चुकी होती है। दिशा की नज़र एक कोने पर जाती है जहां पर सिया और सभी दोनों साथ होती है, पर बेहोश वो दोनों जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें उठाते हैं। कुछ में पल दोनों को होश आ जाता है। वो अपने सामने अपने मम्मी पापा को देख जल्दी से उनके सीने से लग जाते हैं। दोनों बहुत डर गए होते हैं। दिशा दोनों के चेहरे को देखते हुए कहती है, दोनों ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं ना? बताओ मुझे। वो दोनों कुछ नहीं बोलती है, बस ना में सर हिला देती है। डर की वजह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा होता है। दिशा दोनों के चेहरे को चुम लेती है। तभी अचानक से कुछ याद आते ही आकाश से कहती है, आकाश गुड़िया कहाँ है और पिताजी? वो दोनों इधर उधर देखते हैं। तभी सिया अपनी से कहती है, अंडरस्कोप मम्मा छुटकी। दिशा और आकाश दोनों एक साथ सिया को देखते हैं जो किसी तरफ इशारा कर रही होती है। दोनों उसी तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फैल जाती है। दिशा की तो चीख ही निकल जाती है।
सामने गुड़िया किसी पत्थर के ऊपर होती है, उसके सर के पीछे से खुना रहा होता है, उसके पूरे कपड़े खून से रंग गए होते हैं। वो चारों जल्दी से उसके पास आते हैं, दिशा उसका सर अपनी गोद में रख रोते हुए गुड़िया गुड़िया वो उसका नाम बार बार पुकार रही होती है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल रही होती है और शायद कभी ना खोले ना। वो आकाश से रोते हुए कहती है, आकाश मेरी गुड़िया आंखें खोल क्यों नहीं रही है, कुछ करो ना, मुझे मेरी गुड़िया ठीक चाहिए। सिया और सभी भी रो रही होती है, उनके सामने उनकी छुटकी ऐसे खून से लथपथ हैं, वो आंखें भी नहीं खोल रही है। आकाश दिशा को संभालते हुए कहता है, दिशा सुनो, गुड़िया कुछ नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, हाँ चलो। वो जाने के लिए उठते हैं कि तभी वहां पर जोरों से हवा चलती है, एक औरत उड़ते हुए वहां पर आती है। वो हवा से नीचे उतरते हुए कहती है, लो आ गई मैं, अपनी माया से सभी को अपनी माया में ढलने। वो चलते हुए अंदर आती है और अपने सामने बिछे पत्थर और इंसानों को अपनी एक उंगली से इधर उधर कर खुद के लिए रास्ता साफ करते हुए मंदिर के गर्भ में जाने लगती है। तभी किशन जी उसके सामने आते हुए कहते हैं, रुक जा मायावी, आगे बढ़ने की कशिश भी मत करना। मायावी किशन जी को देख बोरिंग सा फेस बनाकर कहती है, अंडरस्को, सोचा था अपना काम कर आसानी से चली जाओगी, पर नहीं, मुझे कोई शरीफ रहने ही नहीं देता है, चलो कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ने लगती है कि किशन जी अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पते हुए आंखें खोल अपना हाथ आगे करते हैं, जिससे एक नीले रंग की रोशनी निकलती है जो मायावी के ऊपर लगती है, जिससे वो कुछ दूर जा गिरती है। किशन जी आकाश से कहते हैं, जाओ यहाँ से आकाश, बच्चों को लेकर जाओ, उनकी रक्षा करो, जाओ। आकाश हाँ में सर हिला देता है। वो गुड़िया को अपनी गोद में लेकर खड़ा होता है। दिशा भी जल्दी से सिया और सभी का हाथ पकड़ आगे बढ़ने वाली होती है कि मायावी अचानक किशन जी के सामने आ जाती है और कहती है, जादू, हाँ मुझे तो लगा था कि यहाँ मुझे ही जादू आता है, पर नहीं, यहाँ तो पुजारी जी को भी जादू आता है। फिर वो दूर जाकर हंसते हुए, अंडरस्को, लेकिन पुजारी जी आप भूल रहे हैं, मैं मायावी हूँ, आपकी कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करने वाली है, मैं अपनी माया से सभी को छल देती हूँ। चफोट मौत। किशन जी कुछ करते उससे पहले ही पीछे शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसे देख मायावी की आंखें चमक जाती है। तभी तेज रोशन धीरे से कम होती है और शिवलिंग से बाहर विजय रत्न बाहर आता है, जो आसमान के भांति साफ उसी रंग होती है। मायावी उस रत्न को देखते हुए खुशी से कहती है, मेरा रत्न, मेरी जान, मेरी विजय रत्न, पूरे जहां पर राज करने वाला रत्न। वो आगे बढ़ने लगती है कि किशन जी एक बार फिर उसके आगे आ जाते हैं, जिसे देख मायावी ठंडी आह भरते हुए कहती है, बूढ़े पुजारी जी, मेरे रास्ते से हट जाए और मुझे आराम से मेरा रत्न लेने दीजिए, मैं वादा करती हूँ सुकून की मौत दूंगी सबको, अब हटिए। वो आगे बढ़ती है कि किशन जी उस पर कोई जादू करते हैं, जिस वजह से वो कुछ दूर जाकर गिर जाती है। इसी का फायदा उठाकर किशन जी जल्दी से रत्न को हाथ में लेकर कोई मंत्र पर उसे वापस शिवलिंग में समर्पित करने वाले होते हैं कि मायावी अपनी जादू से उसे रोकने लगती है। इसी खिंचातानी में वो रत्न हवा में उछल जाता है और सीधा आकाश की गोद में खून से लथपथ गुड़िया के अंदर समा जाता है, जिसे देख मायावी गुस्से से चिल्लाती है, नहीं, मेरा रत्न। किशन जी कहते हैं, अंडरस्को, जाओ यहाँ से आकाश, जाओ, बच्चों को लेकर जाओ, जो होगा वो उनके हाथ में है, सही गलत वो करेंगे, जाओ। ये सब बोलते हुए किशन जी शिवलिंग की तरफ इशारा करते हैं। आकाश जल्दी से तीनों को अपने साथ लेकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते से जाने लगता है। मायावी गुस्से से उसकी तरफ जाने लगती है कि किशन जी एक बार फिर उसके सामने आते हैं, जिसे देख मायावी बहुत गुस्से में उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, जिससे किशन जी सीधा दूर जाकर गिरते हैं, उनके मुंह से खून निकल आता है। वो अटकते हुए कहते हैं, रक्षा करना महादेव। ये बोलते ही उनका सर नीचे झुक जाता है और इसी के साथ किशन जी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ मायावी के दोनों चमची आकाश और दिशा का रास्ता रोके होते हैं। आकाश गुड़िया को दिशा की गोद में दे उसके माथे को चुम लेता है और फिर एक एक करके सिया, सवी और दिशा की के माथे को चुम दिशा से कहता है, हमारी बच्चियां तुम्हारी जिम्मेदारी है दिशा, इनका ख्याल रखना, तुम जाओ यहाँ से, इन्हें मैं रोकता हूँ। नहीं दिशा, समझो बात को, इस वक्त हमारी बच्चियों की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है, जाओ। वो जल्दी से दिशा को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद उन दोनों के सामने आ जाते हैं। दिशा अपनी बच्चियों को लेकर आगे बढ़ने लगती है, वही आकाश उन दोनों को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जो उसे उसके पिताजी से मिली होती है। आकाश उन दोनों पर एक बाद एक लगातार वार कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक की मौत हो जाती है और दूसरी अधमरी हालत में जमीन पर गिरी होती है। आकाश उसे मारता उससे पहले ही मायावी वहां आकर उसका गला दबा देती है और कहती है, कहाँ है मेरा रत्न, हाँ कहाँ है तेरी बीवी और बच्ची, कहाँ है। उसकी बात सुन आकाश हंसने लगता है, जिसे देख मायावी गुस्से से उसके गले पर अपनी पकड़ कसते हुए कहती है, ये मैंने कोई जोक मारा है जो तू हंसा रहा है, बता कहाँ है मेरा रत्न। आकाश हंसते हुए अटक अटक कर कहता है, अंडरस्को, जा चुके हैं वो, तुझसे दूर जा चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बोलते हुए वो गुस्से से आकाश को दूर फेंकती है, जिसकी वजह से वो सीधा एक पेड़ पर जाकर गिरता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ दिशा को बहुत बेचैनी होती है, वो खुद से कहती है, मैं अपनी बच्चियों को कैसे बचाऊं, कैसे आकाश को दिया वादा निभाऊं। वो ये कहते हुए रुक जाती है तो सवी कहती है, अंडरस्को, क्या हुआ मम्मा, आप रुक क्यों गए, क्या पापा आ रहे हैं।
दिशा दोनों को देखती है, दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। वो अपने आंसू पोंछ खुद को संभालते हुए दोनों से कहती है, मेरी बात सुनो सिया, सभी मम्मा से वादा करो, दोनों चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे से कभी अलग नहीं होगे। मम्मा आपके पास हो चाहे ना हो, आप हमेशा साथ रहोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, करो प्रॉमिस। दोनों एक साथ कहती है अंडरस्को मम्मा वाला प्रॉमिस। सिया कहती है अंडरस्को मम्मा आप ऐसी बातें क्यों कह रही हो, आप तो हमेशा साथ रहोगे ना, बोलो। दिशा खुद के आंसू छुपाते हुए अंडरस्को हाँ मम्मा हमेशा साथ रहेगी। फिर वो उन दोनों से एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है अंडरस्को आप दोनों सीधा उस रास्ते पर जाओ, बिना पीछे मुड़े, कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना जाओ। सभी कहती है अंडरस्को पर क्यों मम्मा। दिशा उन दोनों को आंसू से भरी आंखों से देखते हुए अंडरस्को हम गेम खेल रहे हैं ना, लुका छुपी का, और आप लोगों को जितना, इसलिए जल्दी जाओ। उसकी बात सुन सिया खुश होते हुए अंडरस्को वाओ मम्मा हम लुका छुपी खेल रहे हैं, तब तो देखना हम ही जीतेंगे, चलो जी। वो सिया का हाथ पकड़ आगे बढ़ने लगती है, वही सिया अपनी मम्मा को देख आगे बढ़ जाती। दिशा उन दोनों को रोते हुए देखती है और फिर अपनी गोद में लेटी गुड़िया को वो उसे लेकर आगे दूसरे रास्ते जाने ही वाली होती है कि उसके सामने मायावी आ जाती है, जिसे देख वो डर जाती है। मायावी कहती है कहाँ चली, मायावी से बचकर चली जाएगी, हाँ तेरा वो ससुर और पति मुझसे ना बच पाए तो तू क्या चीज़ है चूहिया, ला जल्दी से मुझे मेरा रत्न दे वरना तुझे भी तेरे पति के पास भेजते देर नहीं लगेगी मुझे। दिशा समझ जाती है कि आकाश अब उसके पास नहीं है, ये जानकर उसे बहुत रोना आता है। तभी उसके कानों में मायावी की आवाज़ आती है, ला दे मुझे मेरा रत्न, नहीं मर जाओगी पर तुझे कभी अपनी बच्ची नहीं दूंगी, ना ही इसके पास आने दूंगी। ये सब बोलते हुए वो पीछे होने लगती है जहाँ पीछे झरना होता है। मायावी ये देख बोरिंग सा फेस बनाकर बोलती है ठीक है अब तुझे मना है तो मर, वैसे भी तुझे मैं मारने वाली ही थी, कोई बात, पहले तेरी बच्ची को मरूंगी फिर तुझे। ऐसा कभी नहीं होगा मायावी, तू मेरी बच्चियों तक कभी नहीं पहुंच पाएगी और देखना एक दिन मेरी बेटी ही तेरी मौत का कारण बनेगी। वो पीछे होते हुए झरने के एकदम करीब आ जाती है और रोते हुए अपनी गुड़िया के सर को चूमकर कहती है अपनी मम्मा को माफ़ करना मेरी बच्ची। ये बोलते हुए वो उसे जोर से झरने में फेंक देती है। ये देख मायावी चिल्लाती है नहीं मेरा रत्न। वो झरने के पास आती है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो झरने की गहराई में बह चुकी थी। वही दिशा ज़मीन पर बैठी रो रही होती है। तभी मायावी उसका गला पकड़ गुस्से से कहती है ये क्या किया तुमने बेवकूफ़ औरत, तेरी वजह से मुझे मेरा रत्न नहीं मिला। दिशा कहती है अंडरस्को और ना ही कभी तुझे वो मिलेगा, मरते मर जाएगी पर तुझे वो रत्न कभी नहीं मिलेगा मायावी, ये एक माँ का श्राप है तुझे। मायावी गुस्से से अपने नाखून लबेकर उसका गला काट देती है और झरने से नीचे गिरा देती है। वो गुस्से से वहां पर बस चिल्लाते रह जाती है। वही कुछ दूर पर घने पेड़ों के बीच सिया और सभी छुपे होते हैं। उन्होंने अपनी मम्मा की मौत अपनी आंखों से देखा होता है। वो कुछ बोलते कि कोई आकर उनके मुंह पर हाथ रख देता है। 17 साल बाद 17 साल बाद एक खूबसूरत सा विला जो जितना बाहर से सुंदर है उससे कई ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत होता है। वही विला के अंदर बने मंदिर में सफ़ेद रंग की संगमरमर से बनी 3 फीट की शिवलिंग स्थापित होती है जो दिखने में मन को लुभाने वाली होती है। वही उसी मंदिर के एक औरत जिनकी उम्र करीब 40 और उसके बगल में एक आदमी जो करीब 42 साल का होगा खड़ा होता है। साथ ही करीब 66 साल के एक बुजुर्ग वही हाथ जोड़ खड़े होकर शक्ति में लीन होते हैं। शिव जी के करीब 2 लड़के खड़े होते हैं जो दिखने में हम उम्र के लग रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख आंखों से कुछ इशारा करते हैं और इसी के साथ दूसरा लड़का अपने मुंह में शंख रख उसे बजाने लगता है और दूसरा एक बड़ी सी पीतल ब्रास के दीपक जिसमें 18 दीप जल रहे होते हैं वो अपने दोनों हाथों में लेकर शिव जी की आरती करने लगता है। दोनों लड़के एक साथ आरती गाने लगते हैं। हर हर महादेव शंभू। कानपुर शहर से दूर काल्पनिक नाम रामपुर गांव में एक शिवजी के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी होती है। वही 2 लड़कियां एक साथ आरती गा रही होती है। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगे नद्रहार सदा वस्त हद्या रविंद्रे भव भवानी सहित नमामि। हर हर महादेव शंभो शिव शंभू नमो नमः। मुंबई। एक खूबसूरत सी पेड़ पौधों और फूलों से घिरी जगह, एक छोटा सा पुराना मंदिर जिसमें छोटे से नंदी के साथ हल्के काले रंग के शिवलिंग होता है। आसपास कोई दूर दूर तक घर या दुकान का नामो निशान नहीं होता है। उस मंदिर के साइड में छोटा सा जलकुंड होता है। वही मंदिर के अंदर एक लड़का जिसने पीले रंग की धोती पहनी होती है, उसने अपर बॉडी में कुछ नहीं पहना होता है जिसकी वजह से उसके मस्कुल बॉडी दिखाई दे रही होती है। उस लड़के ने अपने हाथों में पीतल का बड़ा सा दिया पकड़ा होता से जिसमें कम से कम 20 दिए जल रहे होते हैं। वो लड़का शिवलिंग की आरती करते हुए गाने लगता है भोले के ही हम भक्त है तभी तो मस्त है मेरे महादेव, दर्शन दे आ शिव जगत के गुरु परमेश्वर, मैं जहाँ जाऊँ तू मेरे साथ है। जपू मैं हर दम नाम तेरा, सुबह शाम लू नाम तेरा, जपू मैं हर दम। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव महादेव। पुणे। एक कॉलोनी के मंदिर में एक लड़की शिव जी मूर्ति के आगे आरती करते हुए आरती गा रही होती है। नमामि समीसन निर्वाण रूप विभु व्यापकम वेदा स्वरूप निज निर्गुण निर्विकल्प निरीह चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम निराकर मोहकार मूलम।
तुर्याम गिरा ज्ञान गोतित निमिष गिरीशम। हर हर महादेव शंभू। वो लड़की मुस्कुराते हुए जोर से शिव जी के जयकारा लगाते हुए अंडरस्कोप बोलो हर हर महादेव। उसके पीछे मंदिर में जम हुए सभी भक्त एक साथ जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। वो लड़की मुस्कुराते हुए आरती की थाली अपने माथे से छुआकर जल्दी से वही खड़े पुजारी जी के पैर छूते हुए कहती है, सॉरी पंडित जी, एक और बार मला माफ कर दीजिए अपनी श्री को। ये बोलते हुए वो अपने एक हाथ अपना एक कान पकड़ लेती है, भोला सा चेहरा बनाकर पंडित जी को देखने लगती है। पंडित जी अपना सर हिलाकर उसके हाथों से आरती लेकर थाली अपने हाथ में लेकर कहते हैं, ये क्या है श्री बिटिया, जो मुझे करना होता है वो तुम कर देती हो, ये अच्छा है क्या? अरे अरे पंडित जी गुस्सा हो गए क्या? श्री अपने दोनों गालों को छूते हुए कहती है तो पंडित जी अपने जीभ को हल्के से दांतों के बीच दबाकर कहते हैं, अरे बाप मेरी इतनी कहाँ मजाकल कि मैं भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त से नाराज हो जाओ। ना बाबा ना। उनकी बात सुनकर वो हंस देती है। पंडित जी उसे प्रसाद देते हैं, तभी वहाँ उनकी पत्नी आती है और वो श्री के बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती है, सुबह सुबह तेरी आवाज़ सुनकर ही तो हमारा दिन शुरू होता है। ये श्री ये बादा जाओ नका ना मत जा। काकू अगर ऐसे करोगे तो कैसे जाऊगी मैं, और वैसे भी जाना जरूरी है वरना इतनी अच्छी नौकरी चली जाएगी। मुझे टाटा बाय बोलकर और आप चाहते हो क्या कि आपकी श्री हमेशा ऐसे ही रहे? नहीं ना तो फिर इमोशनल अत्याचार करना बंद करो यार। वो उन्हें साइड हक करे हुए बोलती है। श्री अपने गले में पहने लॉकेट को हाथ से पकड़ अपने मन में कहती है, मेरा जाना जरूरी है काकू, कुछ अधूरे कामों को पूरा करना है और इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। वो उनसे अलग होकर अपने आंखों पर चश्मा लगाते हुए उनसे कहती है, लग रही हूं ना एकदम कड़क? हाँ। वो दोनों उसे देख हाँ में सर हिला मुस्कुरा देते हैं। वो औरत उसके कान के पीछे में आंखों से काजल निकाल लगा देती है। तभी श्री की नज़र अपनी कलाई में पहनी घड़ी पर जाती है, जिसे देख वो हड़बड़ी में कहती है, हे भोलेनाथ आज लेट नहीं होना? ओके बाय काकू, आबा ट्रेन का टाइम हो गया है। ये बोलते हुए वो जल्दी से उनके पैर छूती है और अपना बैग पीठ पर लटका अपना एक लगेज लेकर सीढ़ियों से उतरने लगती है, जिसे देख वो पुजारी की बीवी कहती है, आहो बाडा संभाल कर बेटा, या बच्चा संभल कर। हाँ काकू पहुँच कर फ़ोन करूँगी बाय। ये बोलते हुए वो आगे निकल जाती है। वही दोनों उसे देख मुस्कुरा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं श्री से। रंग दूध की तरह सफ़ेद बेदाग भोला सा चेहरा जो उसकी मासूम सी शक्ल देखे बस अपना दिल हार बैठे। एंजल आइस मतलब बड़ी ब्लू आइस, घनी पलकें, छोटे गुलाबी होठ, क्यूट सा फूले हुए गाल, कमर से नीचे आते हुए घने हल्के बुरे और काले बाल, हाइट 5 फीट, उम्र 20 साल। कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए, ऐसी बला की खूबसूरत बनाकर भेजा गया है धरती पर उसे, जो चली अपनी नई मंजिल के करीब। श्री के बारे में अभी बस इतना ही, आगे आपको पता चल जाएगा। रामपुर। एक लड़की मंदिर से बाहर देखते हुए आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे सिया सभी कहाँ जा रही हो? पहले प्रसाद तो ले लो वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। सुनो तो। उस लड़की की आवाज़ सुन दो लड़कियां जिन्होंने एक जैसी सफ़ेद रंग की सूट पहली होती है उनके कदम रुक जाते हैं। पहली लड़की दूसरी लड़की को घूरते हुए उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहती है, सभी की बच्ची, तेरी वजह से प्रसाद लेना भूल गई। तुझे पता है ना कितना इंपॉर्टेंट दिन है आज मेरा और तू है कि? सिया जल्दी से मंदिर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे सभी जाते हुए कहती है, जी सुनो तो यार। जी मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी, देखो आप पहले ही लेट हो गए हो इंटरव्यू के लिए, और मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कोई इतनी सुबह इंटरव्यू कैसे रख सकता है, मतलब 9 बजे। वो बोल रही होती है कि सिया उसके मुंह में प्रसाद डालते हुए कहती है, वो लोग रखते हैं बस, और मेरे पास बस आधा घंटा ही है इसलिए मैं जा रही हूँ, तू भी आराम से चली जाना, हाँ बाय। ये बोल वो उसके माथे को चुम लेती है तो सभी उसे एक टाइट हक करते हुए अंडरस्को जी डॉट वरी आप ही सेलेक्ट हो गए, हाँ ऑल द बेस्ट। सिया हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही सभी अपने सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए कहती है, नैना की बच्ची, क्या ज़रूरत थी तुझे जीजी को पीछे से टोकने की? वो तो बस अब चल वरना वो खड़ूस डायरेक्टर हम पर आग उगलने लगेगा। बस इसी साल उसे झेलना पड़ेगा मुझे, उसके बाद तो जीजी के साथ शहर में शिफ्ट हो जाऊगी और वही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करूँगी। बस जल्दी से हमारा ये इंटर्न खत्म हो। वो आगे बढ़ते हुए कहती है तो आंचल भी हाँ में सर हिलाकर उसके पीछे चली जाती है। चलिए मिलते हैं दोनों से। सिया अंडरस्को रंग गोरा, हल्की भूरी आंखें, कोई देखे तो बस उसकी हल्की भूरी घनी पलकों से घिरी आंखों में डूब ही जाए। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे पतले होठ, तीखी नाक, कमर तक आते हुए घने हल्के करल हुए काले बाल, 5'3" हाइट, उम्र 23 साल। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर वो उसी के एक इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। सभी जितनी शांत और सुलझी सिया है उतनी ही शैतान और वाइल्ड है, तो दोनों जुड़वा पर कोई शक्ल देख नहीं कह सकते हैं, बस दोनों की आंखें ही एक जैसी है। सभी है अंडरस्को गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें, तीखी नाक जिस पर गुस्सा ज़्यादा तरह होता है, पतले गुलाब की तरह होठ, कमर तक आते भूरे बाल, 5'3" हाइट, उम्र 23 साल।
अभी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर अपने इंटर्न में है जिसे वो जल्द ही पूरा करना चाहती है। मुंबई, एक खूबसूरत विला के अंदर करीब 5 लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, चाची माँ, आपको पता है ना, मुझे करेली की सब्जी पसंद नहीं है। इश्श, माफ़ करना बेटा, ये गलती से तुझे मिल गया, ये तेरे चाचू के लिए है। मैं अभी तेरी फेवरेट आलू की सब्जी देती हूँ। एक औरत जिसने एक हनी येलो रंग की खूबसूरत सी कांजीवरम साड़ी पहनी होती है जिसका बॉर्डर ग्रीन होता है, साथ ही उसका ब्लाउज भी ग्रीन होता है, मांग में सिंदूर, गले में एक खूबसूरत सा डायमंड के नेकलेस, साथ मंगलसूत्र, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं होता है। 0.40 साल की उम्र की उस औरत के चेहरे पर उनकी उम्र दिखाई नहीं देती है। वो उस लड़के को सब्जी सर्व करती है। उसके पास बैठे उसके पति जब उनकी बात सुनते हैं तो बेचारा सा चेहरा बनाकर कहते हैं, आचल, मैं क्यों खाऊं, मुझे भी तो नहीं पसंद करेला। अविनाश जी, आज से आपकी डाइट शुरू, बहुत खाली बाहर की चटपट चीज़ें खुद बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, इसलिए चुपचाप खाए और मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। अविनाश जी जो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाले थे वो अपनी बीवी की बात सुनकर मुंह बना लेते हैं। वही उनके सामने बैठा दूसरा लड़का मुंह दबा हंस रहा होता है। वो अविनाश जी से कहता है, डैड मॉम इज राइट, आप ना बहुत चटोरे हो गए हो। देखो दद्दू को 66 साल की उम्र में भी क्या फिटनेस है। मैं तो कहता हूँ दद्दू के लिए दादी ला ही देते हैं, क्यों दद्दू। 66 साल के माधव सूर्यवंशी जी वो उस लड़के की बात सुन उसे घूर रहे होते हैं। वो अपना सर हिलाकर उसे कहते हैं, मेरी छड़ी मेरे पास ही है। वो लड़का हंस देता तो अविनाश जी उसे देख धीरे से कहते हैं, अंडरस्को, हंस ले बेटा हंस ले, जब तेरी बीवी आएगी ना तब देखता हूँ मैं, और तब मैं हंसूंगा तुझ पर। वो बेफिक्री से, अंडरस्को, तब की तब देखेंगे। माधव जी अपनी जगह से उठते हुए अपनी छड़ी लेकर खड़े होकर कहते हैं, अंडरस्को, कार्तिक, ध्रुव, दोनों मेरे रूम में आओ, कुछ बात करनी है। ये बोल वो चले जाते हैं तो ध्रुव कार्तिक के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, अंडरस्को, भाई कहीं दद्दू सच में तो मुझे नहीं मारने वाले ना, बचा लेना मुझे। हाँ। कार्तिक उसे लाचारी से देखते हुए आह भर कहता है, अंडरस्को, ध्रुव, अब दूर हटकर खा। ध्रुव का मुंह बन जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों अपने दादू के रूम में जाते हैं जहां पर माधव जी छड़ी को पकड़े चश्मे को अपनी आंखों पर लगाए सामने वॉल लगी कुछ फोटो को देख रहे होते हैं, जिनमें से 2 फोटो पर कोई कपल साथ में होते हैं तो एक में आंचल और अविनाश जी होते हैं, एक में वो तीनों कपल और उनकी गोद में 3 छोटे छोटे बच्चे, साथ में माधव जी अपनी पत्नी के साथ होते हैं। ये उनकी फैमिली फोटो होते हैं। कार्तिक अपने दादू के पास आकर उन फोटो को देखते हुए कहता है, अंडरस्को, आप मम्मा पापा की फोटो को क्यों देख रहे हैं दादू। माधव जी उनकी तरफ मुड़कर उसकी बात का जवाब दिए बिना सवाल करते हुए कहते हैं, वीर कहाँ है, वक्त नहीं है हमारे पास, बुलाओ, उसे बात करनी है उससे। ध्रुव ठंडी आह भरते हुए काउच पर बैठते हुए कहता है, अंडरस्को, वीर भाई को वहां से बुलाना हमारे बस की बात नहीं है, ये बस एक ही कर सकता है और वो है बाजीगर। माधव जी सामने उस फोटो को देखते हुए नम आंखों से कहते हैं, अंडरस्को, अगर उस दिन हमने उन्हें रोक लिया होता तो आज सब साथ होते। उस भयान हादसे को याद कर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। वीर को तो बचा लिया हमने पर तुम लोगों के माँ बाप को नहीं बचा पाए, माफ़ करना हमें। ये बोलते हुए उनका गला भर आया होता है। कार्तिक जल्दी से उन्हें काउच पर बैठाते हैं तो ध्रुव उन्हें पानी पिलाता है। कार्तिक उनके हाथ पर हाथ रख शांति से कहता है, दद्दू, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपने तो मम्मा पापा चाचू चाची सबको बचाने की कोशिश की थी ना, फिर आप। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वो चुप हो जाता है। वीर और कार्तिक के पेरेंट्स नहीं होते हैं जब वो 7 साल के होते हैं, तभी उनके पेरेंट्स की मौत हो गई होती है। वीर की एक बहन होती है जो यहाँ नहीं है, वो बाहर पढ़ाई कर रही होती है, वो वीर से 2 साल की छोटी होती है। उनके पेरेंट्स के जाने के बाद आंचल और अविनाश ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला होता है, इसलिए वो आंचल को चाची माँ और अविनाश को पापा चाचू कहते हैं। माधव जी उसकी मनोभाव समझ जल्दी से खुद को संभाल कहते हैं, वीर को बुलाओ। ध्रुव बाल्कनी की तरफ जाते हुए कहता है, अंडरस्को, मैं बाजीगर को भेजता हूँ। वो बाल्कनी में आकर इधर उधर देखता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए बाजीगर का नाम लेता है। उसकी आवाज़ सुनकर उनके विला के अंदर लगे एक बड़े से घने पेड़ में बैठा बाज उड़ते हुए उसके पास आता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है और बस एक शब्द बोलता है, वीर। बाजीगर वहां से हवा की तरह उड़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। आइए। कार्तिक सूर्यवंशी, उम्र 25 साल, हाइट 6.5, गेहुआ रंग, हल्की काली आंखें, पतले हल्के पिंक होठ, काले बाल, सबको संभालने वाला और शांत रहने वाला, गुस्सा कमाता है, घर का बड़ा बेटा। ध्रुव सूर्यवंशी, रंग गोरा, भूरी आंखें, पतले होठ, काले हल्के कली बाल, उम्र 25 साल, हाइट 6'4", थोड़ा मजाकिया मस्त मौला रहने वाला, भाइयों के लिए कुछ भी करने वाला, ये है सबसे छोटा बेटा। एक लड़का पानी के अंदर आलती पालती मार कर बैठा होता है, उसकी आंखें बंद होती है, ऐसा लग रहा होता है मानो वो किसी साधना में बैठा हो। उसकी अपर बॉडी खुली होती है जिससे उसके मस्कुलर बॉडी उसके 8 एप्स साफ दिखाई दे रही होती है। तभी उस लड़के के कानों में किसी चीज़ की आवाज़ आती है जिसे सुन वो अपनी आंखें खोलता है और पानी से बाहर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आता है। ये एक कुंड होता है।
तभी उसके पास एक बाज उड़ते हुए आता है और वो सीधा उस लड़के के हाथ पर आकर बैठ जाता है। वो लड़का उसे छूने के लिए अपना हाथ अपनी आंखें बंद कर उसे छूता है और धीरे से अपनी आंखें खोल कहता है, क्या है बाजीगर। बाजीगर उससे अपनी भाषा में कुछ कहता है जिसे सुन वो कहता है, अंडस्को उनसे कहना कल मिलता हूँ। ये बोल वो उसे जाने का इशारा करता है तो बाजीगर उड़ जाता है और वो सीधा सामने मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ प्रणाम करता है। ये है वीर सूर्यवंशी गुस्सा जल्दी आने वाले। गोर रंग, हल्की लाल आंखें, तीखी नाक जिन पर गुस्सा हमेशा रहता है, पतले हल्के पिंक होठ, हल्के भूरे घने बाल, उम्र 25 साल, 6.6 हाइट, घर का मझला बेटा, सबसे थोड़ा दूर रहने वाला लेकिन भाइयों के करीब। एक चीज क्लियर कर दूं कि कार्तिक वीर से 3 महीने बड़ा है तो वही वीर ध्रुव से 2 महीने बड़ा होता है। तीनों की जान उनकी छोटी बहन होती है।